पहले लिखेंगे कैटायन। Positively charged ion is known as cation. Is known as cation. A positively charged ion is known as cation. अब जरा इसमें ना मुझे ये देखना है कि कैटायन जो है वो बनता किस तरीके से। कैटायन कैसे बनता है कि जब भी कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन से वो डोनेट करता है, तो हम ये कहते हैं कि कैटायन बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन से बनता है कैटायन। किस तरीके से बनेगा, और उसको हम पॉजिटिवली चार्ज आयन बोल देते हैं। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो हम उसको पॉजिटिवली चार्ज आयन बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन, वो देखिएगा। हाँ शुभ, बताओ क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है ये दक्ष जो है ना, उल्टी सीधी हरकतें दिखाता रहता है। शुभ के नाम से ज्वाइन कर रखा है, कुछ बोल कर फिर गायब हो गया। चलिए, a positively charged ion is known as cation. For example, सोडियम। ये जो सोडियम होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम का सिंबल Na होता है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। एटॉमिक नंबर 11 होता है। फिर आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं क्या होता है, कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, जानते हैं? ठीक है, मैं बता दूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी, अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं तो उस एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इनकी इस तरह से होती है कि फर्स्ट शेल contains at the most first shell contains at the most 2 electrons। फिर लिखेंगे सेकंड शेल। शेल के आगे ब्रैकेट में लिख देना ऑर्बिट। Orbit contains at the most 8 electrons। Contains at the most 8 electrons। Third shell contains at the most 18 electrons। And fourth shell contains at the most 32 electrons। At the most 32 electrons। तो क्या होता है कि जब भी कभी हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं और वो सारे के सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो कहाँ भरे हुए होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए होते हैं।
तो कोई भी जो एलिमेंट है वो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, और एटम्स के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है कि यहाँ पर हम क्या देते हैं, बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और इसके बाहर पहली शेल है। शेल का मतलब क्या है, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट ऐसे होते हैं जैसे सोलर सिस्टम होता है ना, और सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ ऑर्बिट्स बने होते हैं, वैसे ऑर्बिट। तो पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहले ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरे ऑर्बिट की। दूसरे ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते दूसरे ऑर्बिट में। फिर हम तीसरे ऑर्बिट की बात करते हैं। तो तीसरे ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन हमें 18 तक जाना नहीं है, हमें 18 इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं जाना है। हम ये कहेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि ये एलिमेंट को स्टेबल बनाएं। एलिमेंट, हर एक एलिमेंट स्टेबिलिटी चाहता है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है कि जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना किसी भी ऑर्बिट में, देखिए पहले ऑर्बिट की मजबूरी है कि इतना छोटा ऑर्बिट होता है पहला ऑर्बिट, कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ ही नहीं सकते। दूसरा जो है, दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 8 आते ही वो स्टेबल हो जाता है। और जो तीसरा है, तीसरे वाले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा तो 18 आ जाते हैं, उसकी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा की है, ठीक। लेकिन क्या है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन भी हो गए ना उसमें, तो भी वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, वो मैक्सिमम अपने अंदर 18 इलेक्ट्रॉन समा सकता है। लेकिन वो 8 इलेक्ट्रॉन पर ही क्या करता है, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को कहता है कि तुम अगले शेल में चले जाओ, मैं तो अब स्टेबल हो गया हूँ। तो यहाँ पर भीड़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि सारा का सारा क्राइटेरिया जो है वो स्टेबिलिटी का होता है, कि एलिमेंट जो है वो स्टेबल होना चाहता है। तो क्या है कि पहले शेल में, ये तो बीच में जो है, बीच में तो ये हमारा ये हो गया न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो इसका मतलब न्यूक्लियस पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है ना, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल, उनका कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरे शेल में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो तीसरे में भी 8 आएंगे। मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की है, लेकिन वो 8 ही रखेगा अपने पास, उतने पर स्टेबल हो जाता है। तो अब जरा देखिएगा, अब आगे की कहानी मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। अब ये है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किसी भी एटम के अंदर किस तरह से होता है। फिर अगर हम किसी के भी एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, जैसे आप ये देखिएगा, मैंने आपको एक पूरी सीरीज़ बनवाई थी और उसमें मैंने ये कहा था कि ये 20 एलिमेंट्स हैं जिनका हमको एटॉमिक नंबर याद रखना है। वो था ना, हा ही ली बे ब का नॉफ नी ना मगाल सिप सकल और कब का, ठीक है। तो वो हमने 20 तक करा था। तो वो जो 20 तक करा था वो सीक्वेंस था ही इस तरह से कि जो पहले मैं बोल रहा हूँ वो एटॉमिक नंबर 1 है, फिर बाद में 2 है, फिर एटॉमिक नंबर 3 है, ऐसे बढ़ते हुए ऑर्डर में था। तो देखिएगा कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। एटॉमिक नंबर इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। मैं कह रहा हूँ जनरली, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूँ जनरली। जनरली का मतलब ये है कि वैसे ही जनरली ये उसके इक्वल होते हैं। ये जनरली लिखा हुआ बेटा, ऑनलाइन वालों को बता रहा हूँ, तो जनरली लिखा हुआ है, आ नहीं रहा होगा।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट देखेंगे इसमें। जैसे मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कैटायन की बात कर रहा हूँ। और याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वापस आ जाते हैं सोडियम पर। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ मैं लिखूँगा इलेक्ट्रॉनिक, आप भी नोट करिएगा मेरे साथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मैंने कहा कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। जब एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो तो ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिक्स रहने वाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिक्स रहने वाले हैं, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। सर तो फिर न्यूट्रॉन्स भी जैसे फिक्स्ड ही रहते हैं? हाँ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फिक्स रहते हैं। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके आगे मैंने लिखा हुआ है जनरली, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पर नीचे, ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा है। जनरली तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब इसका देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि जो हमारा पहला वाला शेल है, पहले वाले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो इसका मतलब इसके प्रोटॉन्स भी 11 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हैं। तो पहले वाले में आ गया 2। उसके बाद जो दूसरा शेल है, दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 8, दूसरे वाले में 8 आ गए, तो 2,8, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 10। ठीक, और उसके बाद 2 और 8 कितना हो गया? टोटल 10 हो गया। अब एक बचा 11 बनाने के लिए, तो हमने कहा कि ये तीसरे वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। भाई दूसरे की तो मैक्सिमम कैपेसिटी 8 ही है ना। यस सर। तो वो जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे वाले शेल में चला जाएगा। अब ये तीसरे शेल में चला गया। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके बस की बात है कि ये बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले और स्टेबल हो जाए? तीसरे वाले शेल में भी तो, तीसरे वाले शेल में मैक्सिमम तो 18 आ जाते हैं, लेकिन तीसरे वाला शेल भी स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो सोडियम है ये स्टेबल होना चाहता है, तो इसको ये स्टेबल तभी होगा जब इसके सारे के सारे शेल्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो पहला वाला शेल सेटिस्फाई है, दूसरा वाला शेल सेटिस्फाई है, तीसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। तो क्या इन 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये पॉसिबल है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से या किसी और एलिमेंट से खींच कर अंदर ले आए? नहीं है पॉसिबल। तो ये क्या करेंगे, ये इतनी बड़ी शेल है तीसरी शेल, और तीसरी शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो ये सोडियम बोलता है कि भाई मैं स्टेबल होना चाहता हूँ, तो मैं अपनी तीसरी शेल को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं तीसरी शेल में से तुम्हें डोनेट कर रहा हूँ। तो सोडियम क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। डोनेट किसको करता है? ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जैसे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, ये आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन के बस की बात नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को खींच कर लाए और अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको स्टेबल बना ले, नहीं पॉसिबल है। तो वो क्या करेंगे, सोडियम कहेगा कि चलो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दे दिया। ठीक है, अब जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम डोनेटेड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में, उसने
वो डोनेट कर दिया सोडियम में। अच्छा, अब जब इसने डोनेट कर दिया, नाउ अब जरा बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, वो तो 11 के 11 ही है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए वो कितने रह गए? अब सर वो 10 रह गए। कितने रह गए? सर 10। 10 रह गए, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10। तो जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो हम ये कहेंगे वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1 प्लस 1 लिखेंगे, और 1 के ऊपर जैसे पावर में लिखते हैं ना कोई चीज़, तो ऐसे लिख देंगे 1 प्लस, वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1 प्लस। सर तो फिर जैसे वो प्रोटॉन उधर ही रहेगा, जैसे उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रोटॉन बस चेंज नहीं होगा। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। सर तो फिर वैसा वो स्टेबलाइज हो गया है। नहीं, प्रोटॉन्स का क्या प्रॉब्लम है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने सुना होगा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सुना है ना? बड़े बड़े देश हैं दूसरे देशों को धमकी देते रहते हैं कि हम एटम बॉम्ब फोड़ देंगे तुम्हारे ऊपर, हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ऐसे करते हैं, यस सर। है ना? तो वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यही है कि वो जो है वो उसको एटम बॉम्ब भी बोल देते हैं। तो वो जो एटम बॉम्ब होता है, उस एटम बॉम्ब में बेसिकली यही करा जाता है कि न्यूक्लियस को फोड़ा जाता है, न्यूक्लियस को एक्सप्लोड कर दिया जाता है। अब न्यूक्लियस जो है, हम कहेंगे कि क्या इतने से एक एटम का न्यूक्लियस? तो हम ये कहेंगे नहीं, एटम जो है, एटम तो बहुत सारे हैं, किसी भी एक सब्सटेंस में, किसी भी एक एक्सप्लोसिव के अंदर एटम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सबका न्यूक्लियस फोड़ दिया जाएगा। तो क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो वो प्रोटॉन्स जब निकलेंगे ना बाहर, तो वो इतनी हीट जनरेट कर देंगे, इतनी हीट जनरेट कर देंगे। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में ये थोड़ी होता है कि किसी इंसान को गोली मार दी और वो मर गया, ऐसे नहीं होता। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में क्या होता है? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में पूरे के पूरे जो शहर है ना, पूरे के पूरे जो शहर हैं, जो गांव हैं, वो मतलब पिघल जाते हैं, पिघल कर बह जाते हैं, ठीक है? तो वो होता क्या है कि जब ये प्रोटॉन्स फ्लो करते हैं ना कहीं पर भी, तो ये हीट जनरेट करते हैं इतनी ज़्यादा कि लोग बर्दाश्त ही ना कर पाएँ। तो जंगल के जंगल जल जाते हैं, और जो घर हैं, बिल्डिंगें हैं, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक पोल्स जो हैं वो भी पानी की तरह बहकर निकल जाते हैं। तो कोई बचने के चांसेस ही नहीं है, कोई नहीं बचता उसमें। तो वो जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है वो पॉसिबल कब है? जब आप इस न्यूक्लियस को तोड़ोगे, और इस न्यूक्लियस को तोड़ना आम बात नहीं है, आम बात नहीं है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में ही वो पॉसिबल होता है, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। और ये रिवर्स प्रोसेस है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हीट जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम हीट जनरेट कर सकते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं ना, आयरन, ऐसे ही उल्टा काम भी कर सकते हैं कि हीट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा सकती है। तो थर्मल पावर प्लांट होती है, उसमें कोयले को जलाया जाता है, तो उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। और ऐसे ही जब हमको पता है कि अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करा दिया जाए तो ज़बरदस्त क्वांटिटी की हीट जनरेट होती है, तो उस हीट से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सकती है। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस भी हैं हमारे कंट्री में, जहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करा जाता है। फ्यूजन करते हैं। फिजन ही होता है, फिजन को ही कहते हैं फोड़ना। फ्यूजन का मतलब तो होता है जुड़ना। हाँ, फ्यूजन। फिजन फिजन तो वैलेंसी ऑफ सोडियम की वैलेंसी हो गई 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से एक ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। यश, सूर्यांश, श्वेतांक, परिधि, अन्वी, समझ गए? अमोघ बता दीजिए, क्लियर है? ठीक है। और निखिल, आर्यव, आरुष? यस सर, क्लियर है। ठीक है जी। तो जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल देखा, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक सिंबल, इसका क्या होता है? एलिमेंट का सिंबल क्या होता है? Mg। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? 12। एटॉमिक नंबर 12। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी 12 हो गए,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी 12 ही हो गए, क्योंकि जनरली तो इक्वली होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। तो ये दोनों 12-12 हो गए। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब इसी में हम फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 12 है ना, इससे टोटल 2 8 8 और और 2, 2 8 और 2। अब कहानी फिर से वहीं की वहीं है कि भाई आउटर मोस्ट जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से एनर्जी की लिमिटेशंस हैं, एनर्जी की कंसिडरेशंस हैं। फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बस की बात नहीं है कि वो बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर और 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लें। 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना इज कॉल्ड ऑक्टेट। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना इज कॉल्ड पेयर, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रिपलेट बोलते हैं, ऐसे ही 8 का जो पूरा ग्रुप होता है उसको ऑक्टेट बोलते हैं। तो 2 के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो इससे ज़्यादा बेटर ये है कि वो भी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे Mg donated the outermost 2 electrons. Mg donated the outermost 2 electrons. So Mg donated the outermost 2 electrons. So number of protons कितने हो गए, 12। 12 हो गए। प्रोटॉन्स में तो कोई छेड़ाखानी करी ही नहीं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। तो अब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा है, यानी कि ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या हो गया, 2+। तो हम ये उसी चार्ज को ही हम वैलेंसी बोल देते हैं। तो वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 1+, 2+, ठीक है ना, क्योंकि 2 पॉजिटिव 2 चार्ज उसके नेगेटिव से ज़्यादा हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स 10 रह गए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो 12 है। तो 12 10 से कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगला लिखेंगे, जैसे ये कैटायन था, अगला लिखेंगे एनायन। ये मिटा रहा हूँ इधर, और एनायन। एनायन में लिखिएगा a negatively charged ion is known as anion. A negatively charged ion is known as anion. Negatively charged ion को हम anion बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोरीन, और क्लोरीन का जो सिंबल है, सिंबल होता है Cl। अब यहाँ लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो एक काम करिएगा, जरा इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखें।
पहले यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स तो इसमें फिर 17 हो गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी 17 हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा कि 2 पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, तो 17 हो गया इस तरह से, ठीक है। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बड़ा आसान है कि ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लें। भाई 7 इलेक्ट्रॉन का एक पूरा ग्रुप है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से बाहर से एक्सेप्ट कर सकते हैं और समझदारी भी लगती है। फिर अगर यहाँ पर हम ये कहेंगे नहीं भाई ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दो, तो वो बेवकूफ़ी लगेगी। भाई तीसरी शेल है, तीसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो स्टेबल हो जाएगी, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना तो बेवकूफ़ी है। इट्स बेटर कि कहीं बाहर से आप एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्लोरीन borrowed 1 electron, chlorine borrowed 1 electron to complete the octet of थर्ड शेल। तो थर्ड शेल के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लिया बाहर से, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में तो हमने कोई चेंज करा ही नहीं, तो वो 17 के 17 ही रहे। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें चेंज हो गया। कैसे कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन बोरो कराया बाहर से, तो कितने हो गए टोटल? 18 हो गए, 18 हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से एक ज़्यादा है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? 1 माइनस। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से एक ज़्यादा था, तो पॉजिटिव चार्ज कितना ज़्यादा था? एक ज़्यादा, तो 1 प्लस। जब पॉजिटिव चार्ज 2 ज़्यादा था नेगेटिव से, तो 2 प्लस। अब नेगेटिव चार्ज एक ज़्यादा है, तो 1 माइनस। देयरफॉर वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1 माइनस। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 माइनस। सर एक चीज़ पूछो। बोलिए सर, तो फिर जैसे हमें पता है कि जब कम होता है तो फिर वो डोनेट कर देता है, जब ज़्यादा होता है वो ले लेता है, तो फिर सर एक क्या मिड पॉइंट होता है, जैसे 8 और जैसे 4 जैसे मिड पॉइंट होता है आपका, तो उसमें क्या होता है? उसमें होती है एक नई टर्म आ जाती है, कोवैलेंसी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं, अभी तो मैं सिर्फ इसको वैलेंसी बोल रहा हूँ। और वैलेंसी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट कर देता है या इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट कर देता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। और दूसरा ये होता है कि जैसे हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसके पहले शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आ गए 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन अंदर है और 4 ही इलेक्ट्रॉन उसको बाहर से खींच रहे हैं, तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे? हम कहेंगे नहीं, ये तो टाई हो गया मैच। टग ऑफ वॉर में 4 इलेक्ट्रॉन इधर खड़े हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इधर खड़े हुए हैं, चारों में बराबर ताकत है, तो वो लगाए जा रहे हैं ताकत, तो मैच टाई हो गया, ठीक है। अब जब मैच टाई हो गया तो फिर वो कहेंगे कि भाई हम इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकते हैं ना ले सकते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, ठीक है। जब देख लेते हैं कि अंदर भी एनर्जी, जो शेल के अंदर है उधर भी एनर्जी इतनी है और बाहर भी एनर्जी उतनी है, तो वो ये करते हैं कि भाई अब यहाँ पर डोनेट करना भी पॉसिबल नहीं, एक्सेप्ट करना भी पॉसिबल नहीं, तो शेयरिंग कर लेते हैं। तो उस वाली वैलेंसी को हम कोवैलेंसी बोलते हैं। उसको ना तो माइनस बोलते ना ही प्लस बोलते, उसमें नंबर बोल देते हैं बस कि
कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 हो जाएगी, ना उसको 4 माइनस बोलेंगे ना उसको 4 प्लस। उसकी बॉन्डिंग जो है वो बाद में देखेंगे, अभी उसकी ज़रूरत तो है सर बस एक ही नंबर होता है क्या? नहीं, सिलिकॉन भी है ऐसा, सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट में 4 ही है, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे चलता हूँ मैं। तो ये इस तरीके से क्लोरीन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने टेबल बनाई थी ना एटॉमिक नंबर की, जिसमें हमने सारे एटॉमिक नंबर देखे थे, अब उसी टेबल को ज़रा उसी में एक कॉलम और बना लेंगे वैलेंसी का, ठीक है। और हम वैलेंसी भी सबकी हमें वैलेंसी भी देखनी होगी। तो करते हैं, ज़रा 1 मिनट रुकिए बस, मैं 1 मिनट में आप इजी होती है पढ़ाई क्या? इजी मीडियम अभी मीडियम जितना मुझे याद है, जब मैं पहले उधर पढ़ता था ना अब उस समय क्या था, मम्मी पापा ने ट्यूशन वगैरह लगाया कि एक जैसे इधर जगह ट्यूशन पढ़ना है, वहाँ पे मैंने ज़्यादातर मैं फर्स्ट सेकंड क्लास तक ही सीख लिया। जब मैं परसेंटेज में गया बहुत बढ़िया, लेकिन जो मेरे कैपेसिटी था पढ़ने के लिए पापा बोल रहे थे, जो कैपेसिटी था वो उधर मिल नहीं रहा कैपेसिटी का, तो उसके मैंने चेंज कर दिया था, फिर DPS और फिर मैं आया हूँ DPS में तो नहीं, मैं बाहर से वहाँ पे रहता हूँ नहीं फ्रेंड्स। अभी हो गई क्या? बहुत तेज, बहुत तेज। मम्मी से बात कर लो। पानी भरा क्या? बाहर पूरा पानी पानी है। अरे वही तो, यहाँ जरा से ना ये प्रॉब्लम हो जाती है। सोसाइटीज़ तो बना दी गई लेकिन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया ही नहीं गया। बाहर से सूरज से बादल आता है और रामलीला लग गई तो उसकी वजह से जाम इतना लग गया कि मतलब ऐसी हालत हो गई कि जनता यहाँ कहीं मर ही ना जाएगी, इतनी भीड़।
और वो रोड पता नहीं। टूट भी होगी तब तो। पता नहीं क्या देखने के लिए आ रहे थे लोग वहाँ। जो जा रहा था वो अपनी जेब कटवा के आ रहा था वहाँ पर, किसी का मोबाइल चोरी, किसी का पर्स चोरी। पहले का टेक्नोलॉजी फिर भी सही था। चलिए जी, तो अब आप टेबल बनाइएगा। एक छोटा सा वो बताता हूँ आपको। ये जैसे मान लो हम यहीं पर बैठे हुए हैं, बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, तो एक छोटा सा टेस्ट होता है कि अगर हम बाहर नहीं देख पा रहे हैं और जो है बरसात है या नहीं है वो हमें पता लगाना है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं ना नॉर्मली, और सब कुछ बंद करके बैठे हुए हैं, इधर का दरवाज़ा भी, ये सब कुछ बंद हो रखा है, हम प्रॉपरली सांस ले पा रहे हैं ठीक से, हमारा दम नहीं घुट रहा है, तो समझ लो कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बारिश हो रही है वहाँ। और अगर मान लीजिए हमको उमस लगने लगे अंदर बैठे हुए और हमको घुटन लगने लगे और हमको लगे खिड़की विड़की खोल हो गई, कुछ दम घुट रहे हैं यहाँ पर, तो तब समझ लेना कि बारिश रुक चुकी है, ऐसा होता है। तो इस टाइम हम कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, तो मैं अभी पानी पीने गया था तो मैंने वही देखा खिड़की से, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। चलिए जी, अब एक टेबल बनाइए आप। टेबल में वहाँ पर लिखना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इधर लिखेंगे वैलेंसी, इधर लिखेंगे वैलेंसी। तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो हम 20 तक देख रहे हैं। तो एलिमेंट क्या क्या हो गए, आ, ई, ली, बे, ब, क, न, फ, नी, ना, मग, हाल, सी, प, स, कल, अर, क, का। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका एटॉमिक नंबर एक ही है, तो इसकी एक ही शेल होगी और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में आ गए और कोई शेल बनेगी ही नहीं। लिथियम 3 मतलब 2,1, बेरिलियम 4 मतलब 2,2, बोरोन 5 2,3, कार्बन 6 2,4, नाइट्रोजन 7 2,5, ऑक्सीजन 8 2,6, फ्लोरीन 9 2,7, नियोन 10 2,8, सोडियम 11 2,8,1, मैग्नीशियम 12 2,8,2, एल्यूमिनियम 13 2,8,3, सिलिकॉन 14 2,8,4, phosphorus 15 2,8,5, सल्फर 16 2,8,6, क्लोरीन
17 2,8,7 आर्गन 18 2,8,8 पोटेशियम 2,8,9 2,8,8,9 8,1 और कैल्शियम का 2,8,8,2 यहाँ तक आपने कर लिया। ये लास्ट में 2,8,8,2 लिखा हुआ है, 2 है लास्ट में। ओके सर। ठीक है, अब देख लीजिएगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इन सब का। शुरुआत के जो 20 एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये अनोखा एलिमेंट होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो कभी ये क्या करता है, कभी ये उसी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, कभी ये बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और कभी ये क्या करता है, शेयरिंग करने लगता है। तो इसकी वैलेंसी 1 प्लस और 1 माइनस और सिंपली 1। हाइड्रोजन के बारे में कोई साइंटिस्ट कुछ भी बता नहीं पाया ढंग से, तो इसलिए पीरियोडिक टेबल में इसको शुरुआत में सबसे ऊपर रख दिया है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कोई ढंग से स्टडी ही नहीं कर पाया आज तक। हाइड्रोजन बहुत अजीब तरीके का बिहेवियर शो करता है। उसके बाद हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम की वैलेंसी होगी 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेटिस्फाइड है, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। फिर बात करते हैं लिथियम की, तो दूसरा शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनेट कर देगा 1 प्लस। समझ रहे हैं? तो हमने देखा, जैसे हमने देखा था कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 प्लस। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसकी वैलेंसी हो गई 2 प्लस। तो इसी तरीके से जितने आप डोनेट करेंगे उतनी वैलेंसी प्लस हो जाएगी, जितने आप एक्सेप्ट करेंगे उतनी वैलेंसी माइनस हो जाएगी। ये याद रखो। तो ये 2 है, 2 प्लस, ये 3 है, 3 प्लस। लेकिन फिर कार्बन की बात करते हैं तो 4 हैं, तो 4 जो है ना तो डोनेट करता है और ना ही एक्सेप्ट करता है। वो क्या होता है, वो शेयरिंग कर लेता है। तो इसकी वैलेंसी सिर्फ 4 हो जाएगी, ना तो उसको प्लस बोलेंगे ना माइनस बोलेंगे। ये 5 है, तो ये 8 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा बाहर से, 3 एक्सेप्ट कर लिए तो 3 माइनस। ये 6 है, तो ये 8 बनाने के लिए बाहर से 2 एक्सेप्ट कर देगा, तो 2 माइनस। समझ रहे हैं बेटा ऑनलाइन वाले, बताइए। ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें आउटर मोस्ट में 8 है, तो ये ना तो लेगा ना देगा, कुछ भी नहीं करेगा, ये इसकी वैलेंसी 0। फिर सोडियम पर आ गया 281, इसकी वैलेंसी 1 प्लस। मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। फिर आ गए हम सिलिकॉन पर, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर ये शेयरिंग करेगा, तो इसकी वैलेंसी 4, सिर्फ 4, ना प्लस ना माइनस। 5 है फॉस्फोरस की, तो ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा 8 बनाने के लिए, तो 3 माइनस। ऐसे ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, 3 माइनस। ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, 1 माइनस। ये कुछ भी नहीं करेगा, 0। इसके आउटर मोस्ट में 1 है, तो 1 प्लस, 1 डोनेट कर देगा। इसके आउटर मोस्ट में 2 है, तो 2 प्लस, 2 डोनेट कर देगा। तो जितने डोनेट करते हैं उतने प्लस, और जितने एक्सेप्ट करते हैं उतने माइनस। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है, ये टेबल बना लीजिए, बाकी फिर परसों देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अम्ब्रेला इधर ही होगी, बारिश खोल कर रख दो नीचे फर्श पर।